ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 105 है। 5वें अध्याय के 104 तक हमने पीछे विचार किया है। पिछले 104 सूत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है इंद्रियों को लेकर के। इंद्रियां विषय को प्राप्त होकर ज्ञान कराती हैं अथवा बिना विषयों को प्राप्त हुए ज्ञान कराती हैं। अर्थात इंद्रियां रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन विषयों के साथ आबद्ध संबद्ध जुड़ करके ज्ञान कराती हैं अथवा विषयों के साथ बिना जुड़े ही ज्ञान कराती हैं। इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि सभी ज्ञान इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ करके ही ज्ञान कराती हैं, बिना विषय को जोड़े ज्ञान नहीं कराती है। यदि बिना विषय को जुड़े, बिना विषय के साथ संबद्ध किए यदि ज्ञान कराए तो सभी का कराना चाहिए। किसी को कराए और किसी को ना कराए, ऐसा नहीं हो सकता। बिना विषय के साथ संबंध किए यदि ज्ञान कराती इंद्रियां तो सभी विषयों का कराना चाहिए। किसी को कराती है और किसी को नहीं कराती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये स्पष्ट किया था पीछे के प्रसंग में। तो पीछे के प्रसंग में किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। पृष्ठ संख्या है 334, 334। सूत्र संख्या 105 और उसकी भूमिका है। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न प्रस्तुत करता है। ननु चेत इंद्रियाणि प्राप्तं प्रकाशयन्ति तर्हि चक्षुस्तु तेजसं भवेत्। ननु हमारा एक प्रश्न है। चेत यदि इंद्रियाणि इंद्रियां प्राप्तं प्रकाशयन्ति इंद्रियां विषय को प्राप्त होकर विषयों के साथ जुड़कर प्रकाशयन्ति ज्ञान कराती हैं, तर्हि ऐसी स्थिति में हमारा प्रश्न क्या है? चक्षुस्तु तेजसं भवेत्। ये जो नेत्रेंद्रिय है ये तेजस होना चाहिए। तेजस का अर्थ है तेज से उत्पन्न मानना चाहिए। अग्नि से चक्षु इंद्रिय को उत्पन्न मानना होगा। यदि विषय को प्राप्त होकर ही नेत्रेंद्रिय उस विषय का ज्ञान कराती है तो इस नेत्रेंद्रिय को आपको अग्नि से उत्पन्न मानना होगा। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। क्यों ऐसा कहना चाह रहा है? क्योंकि यद दूरस्थम नक्षत्रादिकम प्रति सर्पति, जबकि दूरस्थम जो बहुत दूर वस्तु विद्यमान है, जैसा कि नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्र हैं, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और आकाशगंगा है। इसलिए नक्षत्रादिकम, नक्षत्र आदि समस्त पदार्थों को दूरस्थम जो बहुत दूर स्थित है और उन दूरस्थ पदार्थों के प्रति सर्पति यदि चक्षु इंद्रिय सर्पण करती है, अर्थात गमन करती है, गति करती है। तत्प्राप्तुम, किस लिए गमन करती है? तत्प्राप्तुम, उस वस्तु को प्राप्त कराने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए। यदि ऐसा है तो तेजस एव पदार्थः, क्योंकि नियम यह है संसार में तेजस एव पदार्थ,
अग्नि तत्व से बना हुआ पदार्थ ही किरण रूपेण, किरण के रूप में, रश्मि के रूप में दूरम अपसर्पति, वो दूर तक पहुंचता है, जैसे कि सूर्य की किरणें। पुनः जब यदि सर्पण करता है, यदि गमन करता है और गमन करके उस विषय को प्राप्त होकर के हमें ज्ञान कराता है, तो ये जो चक्षु इंद्री है इसको अग्नि तत्व से उत्पन्न मानना होगा। जब यदि ऐसा है, पुनः अहंकारिकत्वम इंद्रियाणामिति कथम, फिर अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा जो आपने कथन किया है, ऐसा कथन कैसे कर सकते हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आप में से जिनको भी समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हैं। प्रश्न समझना आवश्यक है। इसका अर्थ मैं यही मानूंगा आपको समझ में आ गया। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। समाधान है, न तेजसो अपसर्पणात् तेजसम चक्षुः वृत्तितः तत्सिद्धे। न तेजो अपसर्पणात् तेजसम चक्षुः वृत्तितः तत्सिद्धे। सूत्रकार ये कहना चाहता है, तेजो अपसर्पणात्, ये जो तेज है, अग्नि है, अग्नि तत्व है, उसके अपसर्पण से, यानी तेज अग्नि, अग्नि तत्व अपसर्पण करने, अपसर्पण कहते गति करने से, गमन करने से, तेज ही अपसर्पण करता है, तेज ही गमन करता है, इसलिए चक्षु तेजसम, चक्षु को अग्नि तत्व से उत्पन्न मानना नहीं हो सकता। तेजो अपसर्पणात्, अग्नि के गति करने के कारण से आपने चक्षु को तेजसम, अग्नि तत्व से बनाना, अग्नि तत्व से बनता है, ऐसा जो आपने कथन किया है, ये बात उचित नहीं है। क्यों? वृत्तितः तत्सिद्धे, वृत्ति से भी गति सिद्ध होती है। वृत्तितः तत्सिद्धे, वृत्ति से भी उसका गमन होना सिद्ध होता है, उसका गमन करना सिद्ध होता है, उसकी गति जो है वृत्ति से भी होती है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। पहले मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूं, फिर इस पर चर्चा करता हूं। वृत्ति एक महत्वपूर्ण शब्द है। वृत्ति जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे मन की वृत्तियां, आपने सुना है ना, मन की वृत्तियां होती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों को रोकना, मन की वृत्तियों को रोकने को योग कहा है वहां पर। तो वृत्ति, वृत्ति का मतलब, वृत्ति किसे कहते हैं, आपका परीक्षण करना चाहता हूं मैं। जिन्होंने आप में से योग पढ़ा है उनसे प्रश्न है मेरा, वृत्ति किसे कहते हैं? यदि ज्ञान है, तुक लगा करके उत्तर नहीं देना है, शास्त्र के अनुसार उत्तर देना। जिनको आता है वही हाथ खड़ा करेंगे, ताकि मैं उनसे पूछूंगा। कुछ भी बोलते रहेंगे फिर वो उचित नहीं रहेगा। हाँ जी, आचार्य अनिता जी, वृत्ति किसे कहते हैं? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, वृत्ति अर्थात ज्ञान। जी, आपका कथन है वृत्ति का अर्थ है ज्ञान। मैं दूसरों से भी पूछ लेता हूं। प्रेम जी, प्रेम सागर जी। स्वामी नमस्ते जी। मन में उठने वाले विचार जो खुद उठाते हैं जीवात्मा, मन विचार क्या होता है, यही तो पूछना है। ये तो वस्तुओं के बारे में वो ज्ञान लगा लो, जैसे नहीं, लगा लो की बात नहीं है। विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान, मतलब आप जो अनिता जी ने बोला है वही आप बताना चाह रहे हो? हाँ, ऐसे लगा लो। श्योर है, मतलब आप निश्चित है? मन में उठने वाले विचारों जो जीवन में उठाते हैं विचार, उन्हीं को वृत्तियां बोलते हैं, विभिन्न प्रकार।
नहीं, विचारों को वृत्तियां बोलते हैं। वो विचार है क्या है? वो वृत्तियां बोलो, विचार बोलो, उस वृत्ति रूपी विचार रूपी का मतलब पूछ रहा हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं। अनीता जी, अनीता आर्या। जी, व्यापार। अच्छा, व्यापार और ज्ञान दोनों ही होते हैं ना, मतलब वृत्ति अर्थात ज्ञान भी है और वृत्ति जो है वो उसको व्यापार भी कहा जाता है। जैसे क्रम से जिस तरह प्रकार से चलती है तो वृत्तियां। आपने वृत्ति का अर्थ ज्ञान बताया ना? जी, यही अर्थ है आपका? ठीक है। और पूछता हूं, सविता मेहता, वृत्ति, वृत्ति किसे कहते नमस्ते हैं? स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी, मन और चित्त के व्यापार को वृत्ति कहते हैं। ये तो बोल ही दिया ना। वो वृत्ति, उस व्यापार का मतलब पूछ रहा हूं। व्यापार कहो, विचार कहो, वृत्ति कहो, एक ही बात है। वृत्ति, व्यापार, विचार, ये सब एक ही अर्थ को बता रहे हैं, लेकिन वो उसका मतलब सबको समझ में आना चाहिए। वो है क्या चीज है? वो व्यापार है क्या? ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी, रूप जी। स्वामी जी। जी, वृत्तियां स्वामी जी ज्ञानात्मक होती हैं, ज्ञान होता है बस। ठीक है। और उमा जी? हाँ, आपका इंटरनेट ठीक नहीं लगता है। हाँ, अनीता आनंद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। मन की गतिविधियां। वो क्या है वो गतिविधियां? यही तो प्रश्न है। मन की गतिविधियां क्या है? आपसे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। हाँ, बताइए। कितने बार योग पढ़ा होगा आपने? जी, बताइए वो क्या है मन की गतिविधियां? जैसे सारे विचारों का व्यापार है। वो विचारों का व्यापार है क्या चीज है वो? यही तो प्रश्न वैसे है। तो जैसे 5 वृत्तियां बताई गई हैं। हाँ जी, पांच वृत्तियां वो क्या है? 5 वृत्तियां वो क्या है? यही तो प्रश्न है। ये तो बहुत सरल उत्तर है। मैं इसलिए सबसे पूछ रहा हूं ताकि ऐसा ना हो। हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी। हाँ, दुख रूप और सुख रूप वृत्तियां जो मन उठाती रहती है लगातार। वो उन वृत्तियों का मतलब ही पूछ रहा हूं। दुख अलग है, सुख अलग है। वो वृत्तियों का मतलब। उमेश जी। कि इंद्रियां बाह्य विषयों से संबंध स्थापित करती हैं और फिर उसका ज्ञान कराती हैं। नहीं, वृत्ति का अर्थ आप क्या संबंध को बता रहे हो या ज्ञान को बता रहे हो? हाँ, वो इंद्रियां बाह्य विषयों से संबंध वो करके फिर हमारा ज्ञान कराती हैं उस चीज का। तो मतलब वृत्ति का अर्थ आप ज्ञान बता रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, गुप्ता जी। स्वामी जी नमस्ते। ज्ञान। ज्ञान। विष्णु जी, डॉक्टर विष्णु। मन का इंद्रियों से जुड़ना और विषयों से जुड़ना है। तो विषयों से जुड़ने को आप वृत्ति कह रहे हैं? ठीक है, जुड़ने का नाम वृत्ति है। माइक बंद करिए। संतोष जी। संतोष जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। इंद्रियों का स्वभाव। इंद्रियों का स्वभाव क्या है? वो स्वभाव इंद्रियों का आपने योग पढ़ा है क्या? आपने योग पढ़ा है? हाँ जी। तो योग पढ़ा है तो इंद्रियों का स्वभाव क्या है? वो जो उनके विषय होते हैं। नहीं, आप इधर उधर नहीं जाइएगा। कल्पना जी। ओम स्वामी जी। हाँ जी। ये चित्त के ऊपर संस्कार जो करते हैं वो वृत्तियां। संस्कार अलग चीज है जी, और वृत्तियां अलग चीज है। वृत्तियों से संस्कार बनते, संस्कारों से फिर वृत्तियां बनती है। वो वृत्तियां क्या, ये प्रश्न चल रहा है। सोडान जी। आचार्य जी प्रणाम जी। ये स्मृति, मन जो स्मृति से विचार उठाता है, मतलब स्मृति को वृत्ति कहना चाह रहे हैं? जी, स्मृति और संस्कार से जो मन विचार उठाता है। आपने योग पढ़ा है ना? जी। तो स्मृति को आप वृत्ति कहना चाह रहे हैं? जी।
अच्छा, तो वो स्मृति को दूसरे शब्दों में बताना हो तो क्या है, वो स्मृति क्या है? कोई बात नहीं, योगेश जी। हाँ जी, स्थिति अवस्था। स्थिति अवस्था, किसकी स्थिति अवस्था? क्षेत्र मूड एकाग्र अवस्था। वो तो मन का स्वरूप हो गया। मैंने मन का स्वरूप नहीं पूछा, मन के वृत्तियों का अर्थ पूछा है। स्वामी वेदा जी बोलिए। ज्ञान स्वामी जी। ज्ञान। अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो ज्ञान इंद्रियां जो है जब विषयों से सन्निकर्ष करती है, उससे जो ज्ञान होता है मन में, वो ज्ञान को वृत्तियां कहते हैं, विचार उनको। हाँ, बस आपका उत्तर हुआ है कि ज्ञान को वृत्ति कहते हैं। ठीक है, सागर जी। अच्छा, शेखर जी। शेखर जी। मन की वृत्तियां मतलब ज्ञानात्मक, मन का ज्ञानात्मक व्यापार। जी, मतलब आपका अर्थ हो गया ज्ञान ही वृत्ति है। सागर जी बोलिए। स्वामी जी क्षमा चाहता हूँ, आज 10 मिनट की देरी से जुड़ा हूँ, विषय थोड़ा स्पष्ट नहीं है। थोड़ा वृत्ति का अर्थ बताना है। वृत्ति किसे कहते हैं? मन का ज्ञानात्मक व्यापार जी, और भोग और फर्क है। ठीक है, आपका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, और सबका हो गया। मैंने सबसे पूछा होगा। ऋचा जी क्या बताना चाह रही हैं? लगभग सबका अर्थ यह आया है कि वृत्ति का अर्थ ज्ञान है। और एक डॉक्टर विष्णु जी ने जी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति 5 वृत्तियां यही है ना? मैंने कितनी वृत्तियां होती है ये प्रश्न नहीं की ना। वो जो 5 वृत्तियां होती हैं, वो वृत्तियों का मतलब पूछा। वृत्तियां किसको कहते हैं? वृत्ति जो मतलब जो चित्त है, वो जितना जिस कार्य को करने का ज्यादा अभ्यासित हो जाता है। देखिए, जब उत्तर आता है तो बताना होता है, उत्तर नहीं आता है ना तो इधर उधर की बातें नहीं करनी होती है। तो कोई बात नहीं। विष्णु जी ने एक अर्थ बताया, वृत्ति का मतलब जुड़ना, विषय के साथ जुड़ना भी वृत्ति है। तो आप सबने जो उत्तर दिया है वो वृत्ति का अर्थ ज्ञान है, ये भी अर्थ है। वृत्ति का मुख्य अर्थ जो है ज्ञान है। वृत्ति जो है ज्ञान होता है, इसलिए उसको ज्ञानात्मक वृत्तियां कहते हैं। वृत्ति का मतलब ज्ञानात्मक होती हैं, अर्थात वो ज्ञान ही होता है। जैसे पहली वृत्ति है प्रत्यक्ष वृत्ति, तो प्रत्यक्ष क्या है? वो ज्ञान ही तो है। उस प्रत्यक्ष वृत्ति को ज्ञान ही कहेंगे, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कहो या प्रत्यक्ष वृत्ति कहो, अनुमान ज्ञान कहो, अनुमान वृत्ति कहो, शब्द ज्ञान कहो या शब्द वृत्ति कहो, एक ही बात है। ऐसे ही प्रमाण और विपर्यय वृत्ति, अर्थात मिथ्या ज्ञान को विपर्यय वृत्ति कहते हैं। विकल्प वृत्ति को विकल्प ज्ञान कहते हैं। निद्रा ज्ञान को निद्रा वृत्ति कहते हैं। और ऐसे स्मृति ज्ञान को स्मृति वृत्ति कहते हैं। 5 वृत्तियां 5 प्रकार के ज्ञान है ये। और जब इंद्रिय विषय के साथ जुड़ती है, कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय के साथ जुड़ती है, उस जुड़ने को भी वृत्ति बोला है। संबंध, यानी विषय और इंद्रिय के साथ में जो संबंध होता है, उस संबंध को भी वृत्ति बताया है। किसने? महर्षि वात्सायन ने न्याय दर्शन में, जहां प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करते हुए, प्रमाणों की चर्चा करते हुए महर्षि वात्सायन ने, महर्षि गौतम ने ये बताया है कि ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति के 2 अर्थ है। आप लोग जिनके पास भी न्याय दर्शन हो, और जब प्रमाण की चर्चा जहाँ आई है प्रारंभ में 16 पदार्थों में जहाँ प्रमाण आया है, और उस प्रमाण में जब प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की है, 4 प्रमाण बताए वहाँ पर। प्रत्यक्ष प्रमाण में अक्षस्य वृत्ति ही प्रत्यक्षम, अक्षस्य वृत्ति, प्रत्येक इंद्रिय की वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं। और वो वृत्ति को बोला वृत्तिस्तु सन्निकर्षः ज्ञानम वा, वृत्तिस्तु सन्निकर्षः ज्ञानम वा।
तो वृत्ति का अर्थ वो उन्होंने दो बताए वात्सायन ने। वृत्ति का अर्थ एक बताया सन्निकर्ष, सन्निकर्ष कहते हैं संबंध को, विषय और इंद्रिय का जो परस्पर संबंध होता है, दोनों का संयोग होता है। इंद्रिय का विषय के साथ जब संयोग होता है, उस संयोग को सन्निकर्ष शब्द से बोला जाता है, और उस सन्निकर्ष को भी वृत्ति बताया। अर्थात विषय और इंद्रिय के साथ जो संयोग होता है, उस संयोग का नाम भी वृत्ति बताया है। फिर उसके बाद बताया ज्ञान, वृत्ति का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो दो अर्थ हमारे सामने आए हैं। वृत्ति का अर्थ सन्निकर्ष यानी संयोग, संबंध और ज्ञान, दोनों अर्थ ले सकते हैं। ये बातें इतनी सारी इसलिए बताया है, यहां जरूरी है इस वृत्ति को समझने का। अब दो बातें मैंने आपके सामने रखी है। एक है संबंध, संयोग, उसको भी वृत्ति कहते हैं। यदि यहां पर वृत्तितः तत्सिद्धे बोला है सूत्र में 105 में, वृत्ति से सिद्ध होता है, अर्थात वृत्ति से भी सिद्ध होता है। अब वृत्ति का अर्थ यदि यहां पर संबंध लेंगे, सन्निकर्ष कहेंगे, तो इसका मतलब है इंद्रिय का संबंध उस विषय के साथ जुड़ता है। यदि वृत्ति का अर्थ यहां पर ज्ञान मात्र लेंगे तो यहां पर सिद्ध नहीं होगा। यहां पर वृत्ति से ही उस विषय का ज्ञान होता है, ऐसा यह कहा जा रहा है। तो यहां वृत्ति का अर्थ यदि संबंध लेंगे तो ये होगा इंद्रिय का विषय के साथ संबंध जुड़ता है, उस संबंध से, उस वृत्ति से ज्ञान होता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। यदि वृत्ति का अर्थ यहां ज्ञान लेंगे तो यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, यह सूत्र उपयुक्त नहीं है, गलत सूत्र माना जाएगा। और उसी तरह भाष्य किया है भाष्यकार ने, जो कि गलत भाष्य किया है। और लोगों की दृष्टि से भी गलत है, मेरी दृष्टि से भी गलत है ये। क्यों? क्योंकि वृत्ति का मतलब यदि संबंध जोड़ोगे तो ठीक है, वो तो पहले से बात है। अगर नेत्रेंद्रिय यहां पर है तो ये नेत्रेंद्रिय की रश्मियां जाती हैं, जाकर के उस रूप को लाती है और दिखाती है, तो मतलब एक प्रकार से नेत्रेंद्रिय ही जा रही है, ऐसा मानना होगा। जैसे सूर्य की किरणें आती हैं यहां पर हमारे धरती तक, तो सूर्य आ रहा है या नहीं है, ये आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना होगा। आ रहा है स्वामी जी, आ रहा है। माता जी, आपको जब मैं पूछूंगा हाँ बोलिए तब बोलना है, अपने आप नहीं बोलना है आपको। माइक बंद करके रखिएगा। तो जो सूर्य की किरणें आ रही है, तो सूर्य आ रहा है हमारे पास में, एक एक किरण सूर्य है। तो बहुत सारे किरणों का समुदाय को हम सूर्य बोल देते हैं, लेकिन उस पूरे समुदाय में एक एक किरण भी सूर्य है, यह आप सबको समझना है। तो सूर्य की किरणें आ रही है हमारे धरती तक, चल करके आ रही है, तो सूर्य ही आ रहा है एक प्रकार से। वापस वो किरण ले जाते हैं अपने पास, अपने साथ में, चाहे पानी को ले जाए, कुछ भी ले जाए, उड़ा करके ले जाए वो किरणें, वो एक अलग विषय हो गया। तो ऐसे ही नेत्रेंद्रिय की रश्मि निकलती है और वस्तु के साथ जुड़ती है, फिर वापस लाती है, फिर वो आत्मा को, अब मन को दिखाती है, ये देखो मैं ये रूप लाया हूं। फिर वो आत्मा, वो दोबारा बोलता हूं, नेत्रेंद्रिय की रश्मि निकल करके उस रूप को ला करके मन को देती है, फिर मन आत्मा को दिखाता है, ये देखो ये रूप आया, इस तरह का। ऐसा न्याय दर्शन का सिद्धांत है। इसका मतलब है इंद्रिय का संबंध उसके साथ जुड़ेगा, बिना जुड़े नहीं हो सकता। और वो वस्तु यहीं पर रहे और केवल ज्ञानात्मक रूप से उसको जाने, फिर वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। ज्ञानात्मक मतलब जैसे मेरा मन मेरे शरीर के अंदर है, मैं ज्ञानात्मक रूप से अमेरिका के बारे में सोच रहा हूं, हाँ अमेरिका में इस समय ये समय हो रहा है, मेरा प्रत्यक्ष थोड़ा है, प्रत्यक्ष नहीं हो, मैं यहीं बैठे अनुमान कर रहा हूं। कैसे अनुमान कर रहा हूं? यहां का जो समय है ये मेरे लिए प्रत्यक्ष है, यहां के समय को प्रत्यक्ष करके वहां के समय के बारे में अनुमान कर रहा हूं, मेरा मन यहीं पर है। ज्ञान रूप से, ज्ञानात्मक रूप से मैं अनुमान कर रहा हूं।
इसका मतलब है मेरी जो नेत्रेंद्रिय है वो जा नहीं रही है। कहां पर? सूर्य के पास। मैं यहीं बैठ करके मैं अनुमान कर रहूंगा, ऐसा यहां पर नहीं है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि वृत्ति से सिद्ध होता है। अब वो वृत्ति का अर्थ केवल सन्निकर्ष लोगे तो कोई आपत्ति नहीं, सही हो जाएगा। अर्थात संबंध को वृत्ति मानोगे, यानी संबंध का वृत्ति का मतलब है कि विषय के साथ इंद्रिय का संबंध हो गया, जुड़ गया, संयोग हो गया, तब तो उसका प्रत्यक्ष होना ही होना है। यदि इंद्रिय जाती नहीं है, यहीं रहेगी, केवल मन की तरह यहीं बैठे बैठे उसके बारे में जान लेता है, फिर वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, किनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। जैसे मैं यहां बैठ करके अमेरिका के बारे में इस समय क्या समय हो रहा है मैं जान सकता हूं। वर्तमान समय को मैं यहां का समय देखता हूं, जान रहा हूं प्रत्यक्ष। इसका आधार पर मैं वहां के समय का अनुमान करता हूं अथवा शब्द प्रमाण से जानता हूं, पर वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तब होगा जब मैं वहां जाऊंगा, वहां फिर मैं अपने आंखों से उसके साथ संबंध रखूंगा, तब मैं जानूंगा, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब यहां से मेरे को या तो अनुमान होगा या शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा। जैसे मैं मोबाइल उठा करके अभी बता देता हूं। मैं देखिए डालस में 6:57 हो रहा है प्रातःकाल का। ह्यूस्टन में जहां शेखर जी रहते हैं वहां भी 6:57 हो रहा है। शिकागो में 6 वही अब 58 आ गए सबका। अटलांटा में 7:58 हो रहा है प्रातःकाल का। न्यूयॉर्क में 7:58 हो रहा है। वाशिंगटन में 7:58 हो रहा है। सियाटल में देखिए, सियाटल भी अमेरिका का है, सियाटल में बहुत अंतर है, यानी 3 घंटे का अंतर है। सियाटल में 4:58 हो रहा है प्रातःकाल का। ये कैसे जान रहा हूं जी मैं? ये शब्द प्रमाण से जान रहा हूं। ये शब्द प्रमाण है मेरे हाथ में मोबाइल। या मैं इसको ना देख करके, मैं वर्तमान समय को देख करके, अभी सायंकाल है तो अमेरिका में जो है प्रातःकाल हो रहा है, ये मेरा अनुमान है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। शेखर जी, नहीं, शकुंतला जी, क्या पूछना है आपको? माइक खोलिए अब। स्वामी जी प्रणाम। जी ये बताइए कि वृत्ति का अर्थ क्रिया भी होता है? मैंने वृत्ति के अर्थ कितने बताए पहले आप बताओ। आपने क्या सुना है? वृत्ति के कितने अर्थ बताया था? माइक बंद किया आपने। माइक नहीं खोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा? हाँ बोलिए। जी आपने 2 अर्थ बताया। क्या क्या बताया? एक तो ज्ञान बताया और दूसरा सन्निकर्ष, संबंध बताया। तो 2 ही बताए ना। तो फिर आप फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो? क्रिया को भी तो वृत्ति कहते हैं क्या? फिर तो 2 ही अर्थ हैं, तीसरा अर्थ क्यों ला रहे हो आप? जी ठीक है समझ में आया जी। सूडान जी माइक बंद करके रखिएगा। सागर जी, प्रेम सागर जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जैसे सूर्य में तो एटॉमिक विस्फोट हो रहे हैं पदार्थों के, फिर वहां से रश्मियां चलती हैं। तो मेरा देखिए, सुनिए, इधर उधर मत जाए। हमारा विषय ये नहीं है कि वहां क्या होता है और यहाँ रश्मियां कैसी आती है, हमारा विषय नहीं है। मैंने केवल इतनी बात बताई है कि वहां पर जहां जिसको हम सूर्य कहते हैं वहां बहुत सारे रश्मियों का समुदाय है। यानी यूं बोलूं, अलग अलग एक एक अणु की अग्नियां जो है ना, एक एक अणु के रूप में जो अग्नि है वो समुदाय के रूप में इकट्ठा वहां पर ऐसा जलता हुआ दिखता है, बहुत बड़ा। फिर वहां से वो आ रहा है, एक एक टूट टूट करके आ रहा है हमारे पास में। ये मेरा कहना है। अब वो उसकी प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया आप जानो, मेरे को नहीं पता है विस्तार से। ठीक है जी, उस पर हमको नहीं जाना है।
मेरा कितना ही कथन है, वृत्ति के दो अर्थ है। एक का अर्थ है ज्ञान वृत्ति शब्द से, और दूसरा अर्थ है संयोग, यानी विषय का और इंद्रिय का परस्पर जो संयोग है, संबंध है, जिसको सन्निकर्ष कहते हैं, उसको भी वृत्ति कहते हैं। अब यहां अगर वृत्ति का अर्थ संबंध लेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, सूत्र सब ठीक कहेगा। लेकिन वृत्ति का अर्थ ज्ञान ले लेंगे तब ये सूत्र का अर्थ और ये भाष्य सिद्धांत के अनुकूल नहीं होगा। अब आते हैं सूत्र पर आते हैं। न तेजो अपसर्पणात् तेजसम चक्षु, तेज के अग्नि के गमन करने के कारण से उसको तेजसम चक्षु, जैसे तेज गमन करता है ऐसे चक्षु भी गमन करता है, इसलिए उसको तेजसम अग्नि तत्व मानेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? वृत्तितः तत्सिद्धि, वृत्ति से उसकी सिद्धि होती है। यह सूत्र का अर्थ है। भाष्य देखिए, तेजो अपसर्पणम तेजसो अपसर्पणम तेजो अपसर्पणम इति षष्ठी समासः। सूत्र में देखिए तेजो अपसर्पणात् ऐसा शब्द है, तो तेजो अपसर्पणात् इस शब्द में तेज और अपसर्पण के बीच में एक समास है। क्या समास है? षष्ठी समास है। षष्ठी समासों को आपने कभी पढ़ा हो तो बहुत प्रकार के समास होते हैं, उनमें एक तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास में कई भेद हैं। जैसे समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, समान विभक्ति वाला, ये द्वितीय विभक्ति वाला द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ऐसे कई समास होते हैं तत्पुरुष में। तो यहाँ षष्ठी समास है। तेजो अपसर्पणात् को खोला है, तेजसः अपसर्पणम तेजो अपसर्पणम। तो तेजसः में षष्ठी विभक्ति है, तो तेजस अपसर्पणम तेजो अपसर्पणम, ये षष्ठी समास है। यानी मूल शब्द में समास बताए, बस इतना ही बताए, इसका इतना ही अर्थ लेना है। आगे बढ़ता हूं मैं। तेजो विषयकम अपसर्पणम भवति, तेज विषय की ही अपसर्पण होता है, अर्थात अग्नि विषय की ही अपसर्पण, अग्नि विषय की ही गमन होता है, गति होता है। ये इस शब्द का अर्थ है। अपसर्पणम तेजो धर्मः, ये जो गति करना है ये तेज का धर्म है। अपसर्पणम अर्थात गति करना, सरकना, ये तेज का यानी अग्नि का धर्म है। तस्मात् इसीलिए चक्षुः तेजसम न मंतव्यम, गति करना तेज का धर्म है और चक्षु भी गति करती है, इसलिए चक्षु को तेजसम, उसको अग्नि तत्व से बना है, ऐसा न मंतव्यम, नहीं मानना चाहिए। यतः क्योंकि वृत्तितः तत्सिद्धे चक्षुषो वृत्ति द्वारेण दूरस्थं विषयं प्रति अपसर्पणं भवति। चक्षुषः नेत्र के, वृत्ति द्वारेण नेत्र की वृत्ति के द्वारा दूरस्थम विषयम, दूर स्थित विषय का भी, दूरस्थ विषय के प्रति भी अपसर्पणम, अपसर्पण होता है चक्षु का, उससे ज्ञान होता है। भवती ही इंद्रियाणां वृत्तया, इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं। या भी इंद्रियाणि दूरस्थमपि विषयं प्राप्नुवन्ति, या भी जिन वृत्तियों से इंद्रियाणि, इंद्रियां दूरस्थ विषय को भी प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करती हैं, अर्थात उनका ज्ञान कराती हैं। तत्समीपम सर्पन्ति, उसके समीप सर्पण करती हैं, अर्थात उनके समीप जाती हैं। मनोपि तु अतैजसम, मन भी अतैजस है, मन भी अग्नि तत्व से उत्पन्न नहीं हुआ। मनोपि तु अतैजसम, मन भी अग्नि तत्व से उत्पन्न नहीं हुआ। तो अतैजसम सत, बिना अग्नि तत्व का मन होता हुआ भी दूरम अपसर्पति वृत्ति द्वारेण, दूर तक गमन करता है मन। कैसे? वृत्ति द्वारेण, वृत्ति के माध्यम से। अब यहां वृत्ति का अर्थ यहां पर ज्ञान ले रहे हैं भाष्यकार, क्योंकि मन दूर तक गमन करता है। कैसे गमन करता है? वृत्ति द्वारेण, वृत्ति के माध्यम से, अर्थात ज्ञान से। क्योंकि यहां वृत्ति का अर्थ ज्ञान लेना होगा। यदि वृत्ति का अर्थ आप सन्निकर्ष लोगे तो यह सिद्धांत निकलेगा मन दूर तक जाता है शरीर से बाहर निकल करके, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। जबकि शास्त्रकार ने, महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में
स्पष्ट लिखा है मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। ये महर्षि गौतम का न्याय दर्शन का सिद्धांत है, मन शरीर से बाहर नहीं निकलता, वहां पर न्याय दर्शन में स्पष्ट बताया है। तो फिर यहां मन दूर तक सर्पण करता है वृत्ति के द्वारा, तो वो वृत्ति कौन सी है? ज्ञानात्मक लेना होगा आपको। ज्ञान से दूर तक जाता है, जाएगा। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति। दूर दूर तक जाता है मेरा मन, इसका अर्थ है दूर दूर तक विचार करता है, यहीं पर बैठ करके, शरीर में बैठ करके दूर दूर तक ज्ञानात्मक रूप से, ज्ञान से वो वृत्ति बनाता है। मन ज्ञानात्मक वृत्ति बनाता है, ना कि सन्निकर्षात्मक वृत्ति नहीं बनाता है। बाहर जाता नहीं है, यहां बैठ करके ही उसके बारे में सोचता है। सांख्य सिद्धांते मनोवद इंद्रियाणामपि वृत्तयः स्वीक्रियन्ते। सांख्य सिद्धांत में मन के समान इंद्रियों की भी वृत्तियां स्वीकार की जाती हैं। ये तो सही बात है। यथा मनसो वृत्तयः तथा इंद्रियाणापि वृत्तयः भवन्ति। जैसे मन की वृत्तियां होती है, ऐसे इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं। उक्तम ही पूर्वम, पहले कह चुके हैं, क्रमशो अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, ये दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया है। इंद्रियां जो है क्रम से भी व्यापार करती हैं, क्रम से भी ज्ञान कराती हैं, और अक्रमशः बिना क्रम के एक साथ भी इंद्रियां ज्ञान कराती हैं। ये दूसरे सूत्र में, दूसरे अध्याय के 32वें सूत्र में स्पष्ट किया है। दूसरे अध्याय, हाँ ठीक है। तो यहां पर केवल इतनी सी बात है। भाष्य वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये जो बात कही है वृत्ति के माध्यम से वो इंद्रिय जाती है, तो वृत्ति का अर्थ यहां जान ले रहे हैं जैसा कि मन है, तो ऐसा नहीं है। यदि मन के समान वृत्ति के माध्यम से वो अपसर्पण करती है, तो नेत्रेंद्रिय को यहीं रहना पड़ेगा, फिर बिना संबंध के ही उसका ज्ञान हो रहा है ऐसा मानना पड़ेगा, फिर वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। ये दोष है। बस इतना एक वाक्य हमको समझना है। तो इसलिए यहां वृत्ति का अर्थ ज्ञान नहीं ले सकते, यहां वृत्ति का अर्थ संबंध को ही, सन्निकर्ष को ही लेना है। और ये मन का उदाहरण गलत होगा, मन का उदाहरण नहीं देना यहां पर। यदि मन का उदाहरण लेना है तो फिर तो आंतरिक ले सकते हैं कि मन जैसे वृत्ति के माध्यम से इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है। मन जो है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इतना वृत्ति लेंगे तो चलेगा, लेकिन बाह्य वृत्ति नहीं ले सकते मन का। अर्थात मन बाहर जाकर के किसी वस्तु के साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं ले सकते। हाँ जी, किसी को स्पष्ट हो गया तो ठीक है, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। इसलिए इतनी सारी भूमिका मैंने आपके सामने रखी है। वृत्ति का अर्थ ज्ञान भी होता है और सन्निकर्ष संयोग भी होता है। सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मन जब अमेरिका के बारे में वृत्ति उठाता है तो वहां तो हमारा इंद्रिय जाके संयोग नहीं हुआ था, तो ये वाला जो वृत्ति उठाया वो कैसे? स्मृति से उठाया ना? स्मृति से भी उठाता है और अनुमान से भी उठाता है और शब्द प्रमाण से भी उठाता है। ठीक है जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अंजलि जी। हाँ जी स्वामी जी, ये पूछना था कि इंद्रियां, आपने बोला इंद्रियां क्रम से भी ज्ञान कराती हैं और बिना क्रम से भी, ये तो बिना क्रम से कैसे? बिना क्रम का मतलब है स्थूल रूप से बिना क्रम है। वैसे तो क्रम होता ही है, बारी बारी से ही ज्ञान कराती है, लेकिन जैसे आप सुनते हैं ना, ये आदमी देखो एक साथ 3-3, 4-4 काम कर रहा है, बोलते हैं ना, उस रूप में बिना क्रम है। स्थूल रूप से बिना क्रम है, सूक्ष्मता से क्रम तो होता ही है। जी शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। इस पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन है जी, दमंती इंद्रियाणां वृत्तयो यातिरिन्द्रियाणि दूरस्थमपि विषयं प्राप्नुवन्ति तत्समीपं सर्पन्ति मनोपि तु तेजसं सद् दूरमप्सर्पति वृत्ति द्वारेण सांख्य सिद्धान्ते मनो
तदिन्द्रियाणाम अपि वृत्तया स्वीक्रियन्ते, ये वाली लाइन है। हाँ जी, भवन्ति इंद्रियाणाम वृत्तयः, इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं। या भी का मतलब है जिन वृत्तियों से इंद्रियां दूरस्थमपि विषयम प्राप्नुवन्ति, दूर स्थित विषय को भी प्राप्त कराती हैं। तत्समीपम सर्पन्ति, उस विषय के समीप तक पहुंचती है वृत्ति के माध्यम से। मनोपि तो अतेजसम, मन भी तो अग्नि तत्व से नहीं बना है। अतेजसम का मतलब है तेजस पदार्थ नहीं है मन, क्योंकि मन अग्नि से नहीं बनता है, मन तो अहंकार से बनता है। जैसे मन बिना अग्नि के बना हुआ भी वो दूर तक जाता है वृत्ति के द्वारा, ऐसा इस शब्द का अर्थ है। मनोपि तु अतेजसम, मन भी अग्नि तत्व से नहीं बना है। नहीं बनाता हुआ, सद का मतलब है नहीं बनाता, तेजसम अग्नि तत्व से नहीं बनाता हुआ भी दूरम अपसर्पति, दूर तक जाता है मन। कैसे? वृत्ति द्वारे ना, वृत्ति के द्वारा। तो ये वाक्य यहां तक ये सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यदि इसको सिद्धांत के अनुरूप बनाना है तो इंद्रिय अंदर शरीर के अंदर ही मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है, इतना वृत्ति रूप ले सकते हैं, बाहर शरीर से बाहर नहीं ले सकते। सांख्य सिद्धांते मनोवत इंद्रियाणाम अपि वृत्तयः स्वीक्रियन्ते, सांख्य शास्त्र में जैसे मन की वृत्तियां होती हैं वैसे इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं, ऐसा स्वीकार किया जाता है। शकुंतला जी। जी स्वामी। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी स्वामी, पृष्ठ संख्या 334 पे ऊपर जो भूमिका है उसमें दूसरी पंक्ति में दूर अपसरती है, तो उसको दूर अपसरती। हाँ जी, क्या पूछना है आपको? स्वामी जी, भूमिका में दूसरी पंक्ति में कल्पना जी माइक बंद करके रखिए। तो सरपति करने स्वामी जी इसको। कल्पना जी माइक बंद करके रखिए, माइक बंद करके रखिए, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना। फिर आपने माइक खोल दिया। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी बोलिए। स्वामी जी, दूसरी पंक्ति में एक मध्य में ऊपर भूमिका में प्रति सरपति तत्प्राप्तुम तेजस एव पदार्थ किरण रूपेण दूरमप सरति है, तो इसको सरपति करना है स्वामी जी, ठीक वही होगा ना? हाँ ठीक है। दूरम अपसर्पति, जी जी, रा को जो है रेप बनाना है आधा और नीचे पा लिखना है, ठीक है, ठीक बात है। मिस प्रिंट है, भूमिका में दूसरी पंक्ति में दूरम अपसरति लिखा है ना, अपसर्पति कर लेना है उसको। रा के जगह पर पा लिख देना और रा को ऊपर चढ़ा देना मोटी भाषा में। जी ठीक है। हाँ जी, ये सबको समझ में आ गए जी। 105वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जरूरी नहीं है अग्नि तत्व ही सर्पण कर सकता, अग्नि तत्व ही आगे गति करता है, ऐसा नहीं है। गति करने के लिए और भी बहुत सारे तत्व हैं, वो भी सर्पण करते हैं। सब वस्तुओं के अपने अपने गुण होते हैं। तो नेत्रेंद्रिय के अंदर भी एक ऐसा सामर्थ्य है, वो भी सर्पण करता है, और वो अग्नि से बना हो ये जरूरी नहीं है। यूं तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो अग्नि तत्व के ना होते हुए भी सर्पण करते हैं। जीवात्मा भी है, वो कोई अग्नि तत्व नहीं है, उसके अंदर भी तो सर्पण है। वो भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता ही है, उसमें भी गति है। देशांतर गमन प्राप्ति है, यानी देशांतर गमन का स्वभाव है, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह को जाता है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि उसके अंदर अग्नि से आत्मा बना हो। अग्नि तत्व से जो बना हुआ होता है वही सर्पण करता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे ही चक्षु भी अग्नि तत्व से नहीं बना है, फिर भी वो सर्पण करता है, उसका अपना स्वभाव है।
शेखर जी। जी स्वामी जी, यहाँ भाष्य में ये कह रहे हैं कि इंद्रियों की अपनी अपनी वृत्तियां होती है। हाँ जी, इंद्रियों की नेत्र इंद्रिय की बात कर रहे थे, और फिर वो दूर दूर से मतलब दूर दूर फैल कर फिर वो जान लेती हैं, ऐसा भाष्य में कह रहे हैं। इंद्रियां की, इंद्रियां, देखिए इंद्रियों की भी वृत्तियां होती है, अर्थात इंद्रियां भी वृत्त्यात्मक यानी संबंध जोड़ती है ना। जैसे नेत्रेंद्रिय रूप के साथ जुड़ती है, तो ऐसे ही घ्राणेंद्रिय जो है गंध के साथ जुड़ती है, उसकी भी वृत्ति होती है। ऐसे सभी इंद्रियों की वृत्ति, जैसे इंद्रियों की वृत्तियां होती हैं, ऐसे चक्षु इंद्रिय की भी वृत्ति होती है, उस वृत्ति से जान लेती है। तो अब यहाँ वृत्ति का अर्थ जान ना लेकर के वृत्ति का अर्थ संबंध लेना चाहिए जी। और ये मतलब वो दूर दूर तक फैल कर, हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ एक नेत्र इंद्रिया ही ऐसा फैल रही हैं, बाकी तो नहीं, बाकी भी फैलती है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। बस वृत्ति का अर्थ संबंध लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी जी। कुछ मतलब जैसे नेत्रेंद्रिय तो यहाँ से दूर तक जाकर के कराती हैं, ऐसे ही बाकी इंद्रियां भी जाकर के कराती, इसका ये तात्पर्य नहीं है। बस सबकी वृत्तियां होती, ये कहना चाहते हैं। जैसे और इंद्रियों की वृत्तियां होती है, ऐसे नेत्रेंद्रिय की भी वृत्ति होती है। जी जी। बट उन्होंने भाष्य में ये बोला हुआ है गुरु स्वामी जी कि इंद्रियां दूर दूर जाके, मतलब सिर्फ नेत्र इंद्रिय की बात नहीं कर रही है। देखिए कौन सी पंक्ति में बताइए, वो बताइए आप। मैं तो जहाँ संस्कृत का कौन सा वाक्य है जो आप पूछना चाह रहे हैं? जो हिंदी अनुवाद ही पढ़ रहा था स्वामी जी, भवंती ही इंद्रियाणां वृत्तयो याभिरी इंद्रियाणि दूरस्थमपि विषयं प्राप्नुवन्ति तत्समीपम्। जी जी जी, इंद्रियों की अपनी अपनी वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों के द्वारा इंद्रियां दूर दूर तक फैलती हैं और विषय को प्राप्त करती हैं। ये पूछना चाह रहे हिंदी वाला? जी जी, जो इंद्रियों की बात कर रहे हैं, सभी इंद्रियों, मतलब एक से ज्यादा इंद्रियों की बात कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, संस्कृत में भी ऐसे लिखा है उन्होंने, इंद्रियाणि दूरस्थम अपि विषयम प्राप्नुवन्ति तत्समीपम सर्पन्ति। ऐसा जो अर्थ किया है, ये वैसे उचित नहीं है वाक्य, क्योंकि केवल नेत्रेंद्रिय दूर तक जाती है, बाकी सब यहीं पर आते हैं। चाहे ज्ञानेंद्रिय है, ये भी यहीं रहती है, गंध यहाँ आती है तब उसके साथ सन्निकर्ष होता है। ऐसे ही स्पर्शेंद्रिय के पास जब कोई स्पर्श आता है अलग अलग, तब सन्निकर्ष होता है। ऐसे ही रसनेंद्रिय के पास में रस जाता है तब सन्निकर्ष होता है। ऐसे कर्णेंद्रिय में भी शब्द पास में आता है, केवल चक्षु इंद्रिय दूर तक जाती है। तो ये वाक्य गलत है। जी जी, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक दो बार उन्होंने गलती की हुई है। हाँ जी, हाँ जी, इंद्रियों पे और एक सभी इंद्रियों का। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ इंद्रियाणां वृत्तयः भवन्ति याभिः इंद्रियाणि दूरस्थमपि विषयं प्राप्नुवन्ति तत्समीपं सर्पन्ति, ये वाक्य गलत है। यहाँ पर भवन्ति इंद्रियाणां वृत्तयः, या जिससे चक्षु इंद्रिया दूरस्थमपि विषयं प्राप्नोति, ऐसा इसका अर्थ बदलना पड़ेगा। यानी इंद्रियां की भी वृत्तियां होती, यहां तक तो ठीक है, भवंती ही इंद्रियाणां वृत्तया। फिर उसके बाद या भी के जगह पर यया चक्षु इंद्रियया, यया इंद्रियेण, या कि ये ना इंद्रियेण भी कह सकते हैं, या नहीं, या भी तो वृत्ति के लिए कह रहे हैं, तो यया इंद्रियम दूरस्थमपि विषयं प्राप्नोति तत्समीपम सर्पति, ऐसा अर्थ कर लीजिएगा। या भी के जगह पर यया वृत्तिया, जिस वृत्ति से, इंद्रियाणि के जगह इंद्रियम, कौन सी इंद्रियम? चक्षु इंद्रियम। तो इंद्रियम दूरस्थमपि विषयं प्राप्नोति तत्समीपम सर्पति, ऐसा कर लीजिएगा। और मनोपि तु अतेजसम सद दूरमपि सर्पति वृत्ति द्वारा ने, ये
मतलब एक प्रकार से या भी इंद्रियाणि दूरस्थमपि विषयं प्राप्नुवन्ति तत्समीपं सर्पति मनो अपि तु अतेजसम सद दूरमपि सर्पति वृत्ति द्वारेण। यहाँ तक जो है ये अशुद्ध वाक्य है, या भी से लेकर के वृत्ति द्वारेण तक। अब ठीक हो गए जी शेखर जी? जी स्वामी जी हाँ जी, और सबको क्लियर हो गया जी? तेज ना रहें जी। जी स्वामी जी, ये जो सांख्य सिद्धांत मनोवृत्त इंद्रियाण अपनी वृत्तियां स्वीक्रियन्ते, तो फिर इस वाक्य का क्या होगा स्वामी? सांख्य सिद्धांत में मन के समान, मन की जैसे वृत्तियां होती है ऐसे इंद्रियों की भी वृत्तियां होती है। मन की तो वृत्तियां होती है ना, ये जो 5 वृत्तियां जो योग दर्शन में आप पढ़े वो सब मन की वृत्तियां बताइए। पर वो मन की वृत्तियां तब बनती हैं, वहां तो एक सूक्ष्मता से बात कही है, मन की वृत्तियां बनने से पहले इंद्रियों की वृत्तियां बनती हैं, इंद्रियों की वृत्तियां बनने के बाद फिर मन की वृत्तियां बनती है। तो ऐसे ही कहना चाह रहे सांख्य सिद्धांत में जैसे मन की वृत्तियां होती है ऐसे इंद्रियों की भी वृत्तियां होती है। जी धन्यवाद। कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी, ये भी चेंज करना है, मनो अपि तो तेजसम। इसको चेंज नहीं करना, वैसे ये तो गलत ही वाक्य है। मनोपि तु अतेजसम सद दूरम अपि दूरम। यहाँ पुस्तक के अंदर कुछ भी आप चेंज मत करिएगा, हमारे पास अधिकार नहीं है पुस्तक के अंदर चेंज करने का। आपको टिप्पणी में लिखना है, आपको टिप्पणी में लिखना है सभी को। पुस्तक के अंदर हम किसी के भी पुस्तक में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल यही अधिकार है परिवर्तन करने का। जो मिसप्रिंट होता है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। मिसप्रिंट का मतलब है जैसे बिंदी नहीं लिखा है तो हमने लिख लिया है, अगर कोई अक्षर छूट गए तो उस अक्षर को जोड़ दिया। अभी जैसे पुष्पेंद्र जी ने बोला है दूरम अपसरपति, यहाँ पकार छूट गया और आधा रेप को पूरा कर दिया, तो उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। बाकी किसी के भाष्य को हम बदल नहीं सकते। हम आप टिप्पणी में लिख सकते हो इस वाक्य की जगह ये वाक्य होना चाहिए और इस वाक्य को नहीं होना चाहिए, ऐसे आप टिप्पणी में लिख सकते हैं। मूल में कोई भी बदलाव करने का किसी को अधिकार नहीं है। जी जी, ये सभी को समझना है। हाँ जी, आज तो एक ही सूत्र में आपका पूरा हो गया जी। तो किसी को कुछ पूछना है इसी वृत्ति के बारे में? अनीता जी आनंद बोलिए। स्वामी जी, जैसे ज्ञानात्मक व्यापार है तो इसको संबंध की जगह हम इंद्रियों का व्यापार भी तो कह सकते हैं इसको। हाँ जी, इंद्रियों का व्यापार कहो, मन का व्यापार कहो, एक ही बात है, क्योंकि इंद्रियों के व्यापार से ही मन का व्यापार बनता है। इसलिए मन की वृत्तियां जो बोला गया है योग दर्शन में, मन की 5 वृत्तियां होती है, वो 5 वृत्तियां मन की बाद में होती हैं, पहले इंद्रियों की होती हैं। क्योंकि इंद्रियां तो विषयों के साथ जुड़ करके ज्ञान कराती है, फिर वो मन तक ले जाती हैं, फिर वो मन में आए हुए को फिर आत्मा देखता है। तो मन की वृत्ति बाद में बनती है, पहले इंद्रिय की वृत्ति बनती है। इसलिए यहाँ सांख्य सिद्धांत में जैसे मन की वृत्तियां होती है वैसे इंद्रियों की भी वृत्तियां होती है, ऐसा बोला है। महादेव जी। नमस्ते स्वामी जी, आपने अपसर्पण के बारे में बोला। अपसर्पण करने के लिए अग्नि तत्व सर्वदा जरूरी नहीं है, जैसे जीवात्मा जी। इसके बारे में एक बात बताइए। जैसे कि वो चक्षु इंद्रिया है, वहाँ पे अग्नि तत्व प्रधान है, लेकिन चक्षु नहीं है। ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और जानकारी दे दीजिए। ऐसा है कि चक्षु इंद्रिय जो है, जिसको इंद्रिय बोलते, गोलक को तो अग्नि तत्व कह सकते हैं, गोलक को, लेकिन गोलक के अंदर जो सूक्ष्म, जो माइक्रो, जो अनविजिबल कह सकते हो, जो दिखाई नहीं देता, वो जो उसको इंद्रिय कहते हैं, वो इंद्रिय तत्व अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ, ये कहना चाहते हैं। शरीर के अंदर जितने भी गोलक है वो सब जो है पार्थिव पदार्थ हैं। इनमें मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व है, बाकी अग्नि भी है, किसी में जल भी है, किसी में कोई भी, 5 हैं। वैसे शरीर के अंदर 5 तत्व है, लेकिन मुख्य रूप से जितने भी गोलक हैं इन सब में पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो स्वामी जी एक बात वहाँ पे, तो अपसर्पण के बारे में जैसे
चक्षु के बारे में ले जाता है, उस समय तो चक्षु ऑक्सीगोलक जब काम करता है तो उस समय तो ऑक्सी इंद्रिय तो काम करता है। हाँ जी, चक्षु इंद्रिय ही काम करती है। तो दूसरा एग्जाम्पल के लिए जो अग्नि तत्व तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं वो तो अग्नि तत्व सर्पण करता है, ये तो प्रसिद्ध है ना। अग्नि तत्व गमन करता है, गति करता है, ये तो सबको पता है। तो कोई ये ना सोचे कि अग्नि ही आगे बढ़ता है, अग्नि ही गति करती है और बाकी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीगोलक कैसे गति करता है सर? क्या बोला आपने? ऑक्सीगोलक जो अक्षिगोलक नहीं है, वो कैसे गमन करता है? नहीं, गोलक नहीं गमन करता है, गोलक नहीं गमन करता है। गोलक तो एक चश्मा की तरह है। जैसे हमारा जो चश्मा है, जैसे मैंने ये ऐनक पहन लिया है, ये पहनूंगा तो मैं देख सकता हूँ क्लियरली समीप वाला। मेरे ऐनक के पास के हैं, दूर के लिए मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैं जब ये पहनता हूं तो पास का अक्षरों को अच्छी तरह देख सकता हूं। तो ये केवल एक ऐनक की तरह है। गोलक भी, नेत्र का जो गोलक है वो केवल ऐनक की तरह है। अगर वो गोलक है तभी मैं देख पाता हूं, ये इसका तात्पर्य है। महादेव जी, स्पष्ट हो गया? अभी तो क्लियर नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आराम से समझ लेना। सागर जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इंद्रियों की वृत्ति से अर्थ हिंदी में लिखा हुआ इंद्रियों का स्वभाव शक्ति भी बताया। वो सब छोड़ो ना, हिंदी में जो हम हिंदी को पढ़ नहीं रहे ना, हमको संस्कृत को पढ़ना है। हमको वो हिंदी वाला आप लोगों को इसलिए दिया है कि कहीं सहयोग आप ले सके। अगर आप लोग सहयोग नहीं लेना चाहिए ना, तो फिर मैं तो अभी वैशेषिक दर्शन केवल संस्कृत में दिलवाऊंगा फिर आपको। हाँ, तो वो सहयोग के लिए, पर हिंदी में जो लिखा हम उसको देख नहीं रहे ना। मैं पढ़ता हूँ ये हिंदी का, मैं हिंदी का नहीं पढ़ता हूँ, मैं केवल संस्कृत को पढ़ करके बता रहा हूँ मैं। तो इंद्रिय में बहुत कुछ लिखा जाता है, वो तो अनुवाद है। अनुवाद सही भी होता है या अपने ढंग से भी किया जाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ सारा अनुवाद गलत है। तो अनुवाद अपने ढंग से होता है ना, अपनी इच्छा के अनुसार अनुवादक करता है। ठीक है, प्रमाण हमारे लिए मूल है, मूल के अनुसार हम चल रहे। जब मूल समझ में आ रहा है मेरे को, तो मैं हिंदी क्यों समझूंगा, हिंदी के अनुसार क्यों पढ़ाऊंगा? जी। तो और किसी कुछ कहना है जी? हाँ जी, शेखर जी। स्वामी जी, अपना इंद्रियां कैसे इच्छा करती है? नहीं, मेरा चक्षु रूप को देखना चाहता है। नहीं, इंद्रियां इच्छा कुछ नहीं करती है, वो तो केवल मोटा कथन है। इंद्रियां इच्छा करती हैं, वास्तव में आत्मा ही सब कुछ पीछे कारण बनता है। यानी आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रिय को प्रेरित करता है, और इंद्रिय जो है वो विषय के साथ जुड़ती है, और विषय के साथ जुड़ करके उस विषय को ला करके मन को पहुंचा देती है इंद्रिय। फिर वो मन जो है आत्मा को दिखाता है। तो यहाँ पर जैसे आंख देखना चाहती है, ये तो एक मोटी भाषा है। आंख क्या देखना चाहेगी, अर्थात आंख के माध्यम से आत्मा देखना चाहता है, ऐसा है। ऐसा भी सुनते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों से जुड़ती है। अगर मन इंद्रियों के साथ हो लेता है तो बुद्धि काम नहीं करती, मतलब बुद्धि की चलती नहीं है। तो इंद्रियों को ही पहले पकड़ना होता है, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। ऐसा है, न्याय दर्शनकार ने स्पष्ट कहा है कि सब जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे हम सो रहे होते हैं तो पहले बाहर से शब्द आता है, वो इंद्रिय को पहुंचा देती है, आता है, इंद्रियां ग्रहण करती है बाहर के शब्द को सोते समय, और फिर वो इंद्रिय जो है मन के पास ले जाता है और मन आत्मा को दिखाता है। ये एक प्रक्रिया, वो कभी कभी ऐसा होता है, पर अक्सर जो है बाहर से जब कोई शब्द आदि विषय आते हैं, उसमें जो इतना अधिक तीव्रता हो तो हम नहीं चाहें तो भी वो हमको ग्रहण कराएगा। जैसे हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अचानक जो है बगल में से कोई हलवा बना रहे हो और उसकी गंध आई हमारे पास में, सुगंध,
और हम चाह करके उस सुगंध को नहीं ले रहे, वो सुगंध आई और ज्ञानेंद्रिय को पहुंचा दिया, ज्ञानेंद्रिय ने उसको ग्रहण किया, फिर उसको ग्रहण करके मन तक पहुंचाया और मन ने आत्मा को दिखाया, देखो ये अच्छी सुगंध हलवा की आ रही है, ऐसा। तो कोई कोई विषय ही इंद्रिय के साथ जुड़ जाती है अपने आप जबरदस्ती, तब उनको हम वो इंद्रियां ग्रहण करती हैं। उनके अंदर जैसे कंप्यूटर है, मान लीजिएगा आपने कुछ ऐसे फाइल्स बनाया है और इस फाइल में ये रखना, इस फाइल में ये रखना, ऐसा सिस्टम बना दिया। अब कोई विषय ऐसा लाओगे तो अपने आप वो सिस्टम ले लेगा जी। तो ऐसे ही इन इंद्रियों को भगवान ने बनाया है जी जी ये। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जहां हम मजबूर हैं उनको ग्रहण करने के लिए, यानी इंद्रियां मजबूर है बाहर के विषयों को ग्रहण करने के लिए, तब ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आत्मा प्रेरित करेगा, फिर मन उस इंद्रिय के साथ जुड़ेगा, फिर वो इंद्रिय उस विषय के साथ जुड़ेगी, तब जाकर के हमें ज्ञान होगा, ऐसा है। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।